हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस पेडागोजी, जो कि आपके एग्जाम में पूरा टोटल 15 मार्क्स का आता है। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक ईवीएस पेडागोजी कुछ भी नहीं पढ़ा है और जो मैं ट्रिक्स बताऊँगी और ऑप्शन में से किस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुँच जाएंगे, वो चीज़ें जो बताऊँगी बीच बीच में मैं बताती रहूँगी, उनको ध्यान रखिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, अगर ये चीज़ें ध्यान रखेंगे और इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 12 से 13 नंबर जो है कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और एक बात, अगर आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है तो मैंने जो है प्लेलिस्ट में ईवीएस प्रैक्टिस सेट करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जो है जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। एनसीईआरटी ईवीएस हमारी जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो वहाँ से जाके आप अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब रही बातें, इन्फॉर्मेशन। अब हम कर लेते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा है, 1 मिनट पेन ले लेते हैं, वेट। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थियों के रचनात्मक, क्या है, पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, ये अध्ययन होगा। पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। उपयुक्त कार्य का कौन से, रचनात्मक आकलन, मतलब एक असेसमेंट है, कौन सा, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि कब किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो है हमारा ड्यूरिंग टीचिंग होता है। कब होता है, ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब जब टीचर पढ़ाती है उसके दौरान। ये जो है कब होता है, जब टीचर पढ़ा रही होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो देखते हैं। तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना। जब टीचर जो है पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रही है तो अगर वो कहती है तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न उत्तर लिखना, तो क्या ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न उत्तर ही बच्चा लिखता रह जाएगा, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करना, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन करने के लिए क्रियाकलाप कराना, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व करके एक्टिविटी कराना, तो कहीं ना कहीं सही बात है। आगे देखते हैं, इससे बेटर ऑप्शन होगा कोई। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, तैरने और डूबने की परिभाषा की व्याख्या करना। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, परिभाषा की व्याख्या ही करते रह जाएगा। जो वस्तुएं डूबती और तैरती हैं उनकी सूची याद करना। याद करने की बात आई तो याद रखना, कहीं पर भी याद करने की आई तो वो एक नेगेटिव टैग होता है, मतलब वो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। व्याख्या करना, परिभाषा याद करना, ये सब जो है गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप कराना, मतलब ऐसी एक्टिविटी कराना जिसमें वो ऑब्जर्व कर सके बच्चे। देखिए अब यहाँ पर क्यों ये ऑप्शन सही हुआ, पहले तो ये जो है एक एक्टिविटी है और इसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ठीक है, और टीचिंग के दौरान हम जो है ये करवा सकते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77 देखते हैं। 77 में क्या क्या कहा गया है। 77 में बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला और कौशल, मतलब आर्ट, क्या है ये, आर्ट की बात कर रहे हैं। आर्ट एंड स्किल का समावेशन करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोत्साहित करता है। किसको प्रोत्साहित करता है, अगर हम आर्ट की बात करें, जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, ये किसकी बात करता है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला और कौशल, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, आर्ट एंड क्राफ्ट का समावेशन करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोत्साहित करता है सृजनात्मकता को, मतलब कि क्रिएटिविटी को, सहपाठी सीखने को, मतलब कि कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है उसको। कक्षा में अनुशासन, देखो अनुशासन कहीं पर भी आएगा, वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अनुशासन बनाने के लिए बच्चों को नहीं हम कोई काम करवाते हैं, ना ही हम इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे अनुशासन में रहें, तो अनुशासन वर्ड आया तो वहाँ पर समझ लीजिए वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। समावेशन को, तो यहाँ पर जो है हमारा A, B और D, ये तीनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे देखते हैं, तो ऑप्शन 4, कौन सा, ABD हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 78 में क्या बोला गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम हम जो कि हमने पढ़ा था ना, 6 थीम होती है, उसमें से इसने आश्रय की बात की गई है, शेल्टर की बात कर रहा है। ठीक है, शेल्टर के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। शेल्टर के लिए कौन सी युक्ति जो है पूछताछ के
प्रोत्साहित करती है। विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों के चित्र एकत्र करने के लिए, देखो चित्र एकत्र करने में कोई बच्चे का इतना कुछ एक्टिविटी नहीं हो रहा, मतलब बच्चे की इतनी क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी, बस चित्र को एकत्र करके वो क्या करेगा। ठीक है, यहाँ पे आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है वो हमें ढूंढना है। विभिन्न प्रकार के आश्रयों के चित्र साझा करना, इससे क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। एक पेडागॉजी में एक चीज़ याद रखना कि हर चीज़ जो है चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे बच्चे का अनुभव शामिल हो, बच्चे का एक्सपेरिमेंट शामिल हो और बच्चा अपने से कुछ बता रहा हो, तो उसके जो बातों को है वैल्यू देना है। अगर ऐसा ऑप्शन में आता है तो वही करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने, मतलब अलग अलग तरह के मकान बन रहे हैं वहाँ पे जाने, और उसके उपरांत विद्यार्थियों को जो है उन्होंने क्या देखा और वो अपने एक्सपीरियंस को जो है सुनाने के लिए कहना। तो यहाँ पे जो है बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वो अपना रियल लाइफ में जाकर चीज़ों को देख रहा है और उसको जो है साझा कर रहा है। तो मतलब कि ऑप्शन हमारा थर्ड ये गलत होगा। देश के विभिन्न आश्रयों पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति करके दिखाना, तो इसमें क्या है, इसमें बच्चे की ना तो कोई क्रिएटिविटी दिखी, ना तो बस बच्चे पर एक बर्डन पड़ी है पावर पॉइंट दिखाना, वो कहीं से भी लेकर आएगा, उठा के दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जा रहा है रियल लाइफ में, मतलब चीज़ों को देख रहा है और उसको अपने एक्सपीरियंस को जो है एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऑप्शन जो थर्ड हमारा वो करेक्ट होगा। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन का वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। यहाँ पे प्राथमिक कक्षा मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ की बात कर रहे हैं, और जिसमें कि हमें पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड में जो है कोई भी पर्यावरण अध्ययन नाम की कोई भी बुक नहीं होती। इसमें जो है भाषा और गणित के माध्यम से, मतलब लैंग्वेज और मैथ्स के माध्यम से ही जो है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन जो है सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम अगर थर्ड टू फिफ्थ की बात करें, थर्ड टू फिफ्थ की, तो इसमें जो है क्या क्या किन किन सब्जेक्ट को जो है मिला के एकीकरण किया गया है। विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा, ये तो है, लेकिन और भी होगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। सामाजिक विज्ञान नहीं, 3 सब्जेक्ट हैं इसमें, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये भी नहीं होगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्य और मुद्दों का, मतलब ये तीनों सब्जेक्ट जो है इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाता है। एक पर्यावरण अध्ययन की एक बुक है, पर्यावरण अध्ययन के नाम से, मतलब ईवीएस की एक बुक है जिसमें जो है विज्ञान भी होता है, सामाजिक विज्ञान भी होता है और पर्यावरणीय शिक्षा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि मान लो एक प्लांट के बारे में पढ़ाना है, तो प्लांट जो है किसमें, सॉइल में उगाया जाता है। ठीक है, सॉइल का कौन सा टाइप है, तो उसके अंदर जो है हम सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं सॉइल के बारे में, और उसके रूट पढ़ रहे हैं, और उसकी मतलब उससे वो जो है सनलाइट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है हमारा किसमें, साइंस में आ जाता है। पर्यावरणीय शिक्षा, इनका सबका मिला के हम पढ़ रहे हैं, एक तरह से वो हमारी क्या हो रहा है, अपने पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो पर्यावरणीय शिक्षा हो गया। तो इस तरीके से जो है इन तीनों ही सब्जेक्ट को जो है एकीकरण करके जो है ईवीएस को पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एनसीएफ के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। निम्न में से प्राथमिक स्तर पर, एक मिनट, हाँ, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, प्राथमिक स्तर में जो मतलब पढ़ाया जाता है बच्चों का, उसका उद्देश्य क्या है। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। आगे देखते हैं, स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। सरल प्रारूपों मतलब जो सिंपल हमारे सिंपल क्या होते हैं, मॉडल, तो इसको हम बनाकर क्या करेंगे, सिंपल मॉडल का विकास करना, मतलब नहीं है। विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्तियों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। अब यहाँ पे देखिए, बच्चों को यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है, ये नहीं है कि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें तैयार करना, ये तो पहले ही गलत हो जाएगा कि प्राथमिक विज्ञान संप्रत्तियों के लिए जो है क्रमिक रूप से तैयार करना, मतलब आप उसे रटने पर आधारित शिक्षा दे रहे हो, उसको बस रटा रहे हो कि उसको बस ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना, मतलब आप एक इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चा जो है केवल क्या कर सके, व्यावसायिक विकल्पों को चुन सके, मतलब जो उसे काम करना है जिससे वो अपनी रोजी रोटी वो कर सके, बस इतना नहीं। हमें पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य है वो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना।
मतलब इतनी सेंसिटिविटी उनको होना चाहिए कि इस पे भेदभाव ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो है हमारा 1 जो है करेक्ट होगा। कहीं पर भी किसी चीज़ के लिए तैयार करना या जोर दे के उसे रटाना, वो जो है ऑप्शन आए तो गलत उसे कर देना। ठीक है, व्यावसायिक विकल्पों की ओर तैयार करना, उसको नौकरी के लिए तैयार करना, ये सब चीज़ें जो है गलत है, तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 81 में क्या बोला गया है, तो 81 में कह रहे हैं कि हाँ, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना और पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श लेने के लिए कहा, मतलब सलाह लेने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है किस चीज़ के लिए, मतलब बच्चों को बोला गया है भोजन के रूप में जो चीज़ें ग्रहण की जाती है जैसे जड़, तना, पुष्प, कौन कौन सी चीज़ें, अपने परिवार के सदस्यों से उन्हें गाइडेंस लेकर जो है आगे एक एक्टिविटी करना है। तो ये क्या है, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। भोजन से संबंधित संप्रत्यों को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए है, या पाठ, देखो ये तो भोजन से संबंधित संप्रत्तियों को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, पाठ को अधिक आनंदमयी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए है, विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना है। तो यहाँ पे अगर देखो, मैंने बोला था कि हमारा जो एनसीएफ है मतलब बच्चों को वैल्यू देता है चाइल्ड सेंटर्ड को, तो बच्चे के अगर अनुभव की बात आ रही है, कहीं पर भी अनुभव की चीज़ आ रही है, तो वो जो है करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों ही ऑप्शन जो है गलत जाएगा कि आनंदमयी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, लेकिन इससे भी जो है अच्छा आंसर जो है अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करना, मतलब अनुभव के आधार पर। तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट होगा, विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। तो ये भी कहीं ना कहीं सही है, लेकिन इन सब में जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है ए, जो कि अनुभव के आधार पर सीखने को प्रोत्साहित कर रहा है, इसलिए हमारा जो क्या जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 82 में क्या बोला है, हाँ, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, मतलब सभी लोगों को एक साथ। अब यहाँ पे दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा में मिश्रित मतलब इकट्ठा करके सभी प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ समूह बनाएं। किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें, तो ये तो गलत हो जाएगा कि उस बच्चे को आप अलग ही कर दे रहे हो कि उसको अधिक समय देना है बस। ठीक है, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। ठीक है, प्रत्येक भाग को अलग अलग पढ़ाएं, ये भी कहीं ना कहीं ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होता है। स्पर्शी शिक्षण सामग्री, देखो दृष्टि बाधित है मतलब बच्चे को दिखाई नहीं देता, तो उसको ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करें, ऐसे टीचिंग लर्निंग एड का प्रयोग करें कि वो छू कर जो है उसका जो है वो लर्न कर सके। तो यहाँ पे स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक प्रयोग करेंगे तो बच्चा जो है अच्छे से जो है कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83 में क्या बोला गया है, पर्यावरण जो है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए। ठीक है, पाठ के अंत में किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो पाठ से उपयुक्त, अगर पाठ के बारे में कोई चीज़ पूछना है तो विद्यार्थियों का आकलन किस प्रकार का होना चाहिए। पाठ के अंत में होना चाहिए, पूरा पाठ खत्म करने के बाद उससे कुछ क्वेश्चंस करो। पाठ के प्रारंभ में पढ़ाया नहीं, पहले ही आपने क्वेश्चन कर लिया। या जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हैं, मतलब अगर बच्चा टेस्ट के लिए तैयार है तभी, या शिक्षण अधिगम के दौरान, मतलब ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब जब आप पढ़ा रहे हैं उसी के बीच बीच में कुछ ना कुछ पूछते रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 का करेक्ट होगा, क्योंकि अगर आप जब भी पढ़ा रहे हैं उस टाइम के बीच बीच में आप पूछते रहेंगे तो बच्चे जो है एक्टिव रहेंगे और उनका ध्यान भी आप क्या पढ़ा रहे हैं उस पर जो है ध्यान लगेगा। तो यहाँ पे जो है शिक्षण अधिगम के दौरान अगर आप जो है उनका आकलन करते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 84 में क्या बोला गया है, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरणीय अध्ययन परियोजना का आकलन करना है। मतलब आपको अपने जो विद्यार्थी जिनको पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं उनके प्रोजेक्ट का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन मतलब फीडबैक भी देना है। क्या देना है, फीडबैक भी देना है। तो आप आकलन के लिए किस साधन का चुनाव करेंगे। अगर आप आपने प्रोजेक्ट दिया और उसका तुरंत ही आपको फीडबैक देना है तो कौन सा, अवलोकन क्रिया का, क्रम निर्धारण मापने का, जांच सूची का, या सहपाठी आकलन का।
तो अवलोकन ऑब्जर्वेशन से तो कुछ नहीं होगा, फीडबैक भी आपको देना, बस ऑब्जर्व नहीं करना है। क्रम निर्धारण में अपनी मतलब कि एक क्रम में जाके मतलब बहुत टाइम लगाने के बाद नहीं, हमें तुरंत करना है। तो एक जांच सूची का कि उसी टाइम हम देखें, चीज़ों को चेक करें और उसके आधार पर जो उसको फीडबैक दें, ठीक है। सहपाठी आकलन भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 में बोला क्या गया है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन, किसकी बात की जा रही है, सीखने का आकलन, ठीक है, करने का उद्देश्य क्या है। अगर हम बात करें सीखने का आकलन की बात कर रहे हैं तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। ये क्या करता है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य क्या है एक टीचर का, शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करता है। मतलब बच्चे ने क्या पढ़ा उसके बारे में, उसको विषय में कितना समझ आया उसके बारे में जो है उसे पता चलता है। सीखने का आकलन एक तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट कि शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करना। मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, मतलब मूल्यांकन की अपेक्षा मूल्यांकन मत करो, बस केवल शिक्षण ही करते जाओ, मतलब पढ़ाते ही जाओ। यह विद्यार्थियों द्वारा नवीन, क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता प्रदान करने के प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। ये विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अलग चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो ऑप्शन हमारा एक जो है करेक्ट होगा कि सीखने का आकलन जो है वो किस पे बल देता है, तो सीखने का आकलन जो है शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में मतलब उसके बारे में जो है जान पाता है, जानकारी उसको मिल पाती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 86। हाँ, नई शिक्षा नीति जो अभी आई है 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 तक के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। तो हम सब लोगों को पता है कि प्राथमिक स्तर, मध्य स्तर, बुनियादी स्तर। हाँ, जो प्राथमिक स्तर होता है फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, थर्ड से लेके फिफ्थ तक जो है ये हमारा फाउंडेशन स्टेज होता है, मतलब बुनियादी स्तर होता है। क्या होता है, फाउंडेशन स्टेज, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज होता है और ये प्रिपरेटरी स्टेज होता है। तो प्रारंभिक और सी कौन सा, बुनियादी स्तर। तो ये दोनों ही हमारे प्राथमिक स्तर में आएगा। तो ए एंड सी जो है हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, कौन सा, थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 में क्या बोला है, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है, ठीक है, प्रक्रिया कौशल नहीं है। इसके अंदर बोल रहा है कि प्रोसेस स्किल इज एट प्राइमरी लेवल, नॉट, प्रोसेस स्किल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों का अनुस्मरण करना। तो क्या होगा, तो इसका आंसर जो है आपको बताना होगा। और ये जो है मैं एक आंसर आप पे छोड़ती हूँ, इसका जो है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि तभी मुझे पता चलेगा आपने कुछ पढ़ा है या नहीं, ठीक है। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, इसीलिए दिया है। नेक्स्ट 88 देखते हैं। 88 में क्या बोला गया है, थीम परिवार। हाँ, इसको देखिए, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है, परिवार एवं मित्र। तो परिवार और जो मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, मतलब इसी के जो है उप थीम कुछ बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, देखिए, चीज़ें वो है जो हम बनाते हैं, खाते हैं, तो ये तो मेन थीम हो गई। कार्य और खेल, भोजन और जल, ये भी हमारा मेन थीम है। हमारा आश्रय मतलब शेल्टर, ये भी मेन थीम है। तो उप थीम क्या है, कार्य और खेल, ठीक है। इसके अलावा जो है रिलेशनशिप भी है, रिलेशनशिप भी इसी में आता है। प्लांट, एनिमल, ये जो है सब इसके परिवार एवं मित्र के जो है उप थीम है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं में सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। देखो, अपसारी चिंतन कौन से होते हैं, जो ओपन एंडेड होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें सृजनात्मक क्षमता मतलब बच्चे के सोचने के में जो नवीनता हो, उसके विविध तरीके से वो सोच सके, उसको प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा प्रश्न करेगी। तो ऑप्शन देखते हैं, मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलेंगे। क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि मिट्टी में प्याज के बीजों को बोने से लेकर बीजों को बोया और उसके फसल काटने, ये एक प्रोसेस है जो कि तय है। तो वो एक जो तय है, इसमें सोचने की कोई इसको जरूरत नहीं है। ये जैसे सब एक इंसान करता है वैसे बाकी सब लोग भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या आप कदम उठाएंगे।
मतलब इसने क्या इसमें बोला है कि शहर में, दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण बहुत है, इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। यहाँ पर एक बच्चे की सोचने की बात की जा रही है। नेक्स्ट और भी ऑप्शन देख लेते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है। लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे, ये भी एक प्रोसेस है जो कि एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन को बताता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, ये भी जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट पर आधारित है। क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। अगर क्वेश्चन शिक्षिका ये करती है टीचर बच्चे से, तो यहाँ पे बच्चे के सोचने में नवीनता को हम देख सकते हैं। सोचने में वो विविध तरीके से सोचकर बता सकता है कि किस तरीके से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 90 क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र मतलब होलिस्टिक वे में अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। किस तरीके से, क्रम निर्धारण मापनी द्वारा, पेपर पेन परीक्षा द्वारा, विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा, या एक और ऑप्शन है मौखिक परीक्षा द्वारा। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मौखिक परीक्षा के द्वारा कुछ हो ही नहीं सकता। पेपर पेन परीक्षा भी वही होता है, तो परीक्षा वाले ऑप्शन तो कट कर देते हैं। ठीक है, क्रम निर्धारण मापनी ये भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास जो है एक ऑप्शन बचा विश्वसनीय आकलन युक्तियों के द्वारा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो है थर्ड। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जो क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और बहुत हार्ड नहीं थे। तो अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें और ये सोच के चले कि हमें बच्चे को वैल्यू देना है, बच्चे के, चाहे वो बच्चों का अनुभव हो या बच्चों में क्रिएटिविटी उत्पन्न करना हो या बच्चा अपने हाथ से करता हो, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में अगर रखकर आप करेंगे तो आप जो है पक्का जो है जो ईवीएस की पैडागॉजी है वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करते रहिए और मैं बहुत से और भी ज़्यादा जो है जो पैडागॉजी के क्वेश्चंस लेकर आऊँगी और हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो चीज़ें जो है ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी। चलिए आप पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।